हेलो, नमस्कार। स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। बोर्ड द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तैयार पर्सन बैंक मिशन गंगा के प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 से ज़्यादा हम सॉल्व कर लिए हैं। फिर रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब हम अति लघुतात्मक प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो क्लास 10 की मैथ में 10 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF 9 दिया हुआ है, 306 और 657 का, और उसका हमें LCM ज्ञात करना है। तो अगर LCM ज्ञात करना हो तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या 306 गुणा दूसरी संख्या 657 बटा में उन दोनों संख्याओं का HCF। अगर LCM ज्ञात करना है तो बटा में HCF आएगा, अगर HCF ज्ञात करना है तो बटा में LCM आएगा। 9 एकम 9, इसमें 9 का भाग देंगे, 9 3 27, 9 चौके 36। अब 657 को 34 से गुणा करके लिखना है, वो LCM हो जाएगा। 7 चौके 28, 5 चौके 20 और 2 22, 6 चौके 24 और 2 26, 7 तिया 21, 5 तिया 15 और 2 17, 6 तिया 18 और 1 19, जोड़ने पर 22 338। ये LCM हो जाएगा 306 और 657 का। दूसरे क्वेश्चन में है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। n प्राकृत संख्या मतलब n जो है वो 1 2 3 4 ये है। अगर ऐसा हो तो 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, ये चेक करना है। अगर n की जगह 1 हो तो 6 की पावर 1 6, यानी 6 पर समाप्त होगी, इकाई का अंक 6 होगा। अगर n की जगह 2 हो तो 6 की पावर 2 36, फिर इकाई का अंक क्या होगा, 6 ही होगा। अगर n की जगह 3 हो तो 6 की पावर 3, 6 गुणा 6 गुणा 6 216, तो इकाई का अंक क्या है, 6 ही आएगा। 6 की पावर n में इकाई का अंक हमेशा ही 6 आएगा, n अगर प्राकृत संख्या है तो। इसका मतलब ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अगले क्वेश्चन में है, जांच कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है या अभाज्य है। ये एक पद है, ये एक संख्या है और ये एक संख्या है। इन दोनों में 13 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या, 13 का भाग देने पर 7 गुणा 11 प्लस इसमें 13 का भाग देने पर 1, ये संख्या प्राप्त होगी। और अगर किसी संख्या में के गुणा में 13 है, अगर वो 13 का गुणज है, गुणा में 13 है, तो वो 13 से भाज्य है। ये संख्या जो है वो 13 से भाज्य है, इसका मतलब ये संख्या भाज्य है। चौथा क्वेश्चन है, 18 9 और 25 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 25 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 18 में 2 का भाग देंगे 9, 9 में 3 का भाग देंगे 3, 3 में 3 का भाग देंगे 1। 9 के अभाज्य गुणनखंड 9 में 3 का भाग देंगे 3, 3 में 3 का भाग देंगे 1, 25 में 5 का भाग देंगे 5 और 5 में 5 का भाग देंगे 1। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, और 9 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 3, 25 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुणा 5। अब इन संख्याओं का HCF बताना है। HCF होता है कॉमन गुणनखंड, और सबसे कम घात वाला लिखा जाता है। तो यहाँ कॉमन 1 है, गुणा में 1, 1 सबका गुणनखंड होता है, तो 1 हो जाएगा HCF। इसके अलावा LCM में अधिकतम घात वाले पद लिखे जाते हैं, जैसे 3 की घात यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 3 गुणा 3, और 2 की घात यहाँ पर 1 है, बाकी में नहीं है, तो भी 2 लिखा जाएगा। 5 की घात यहाँ पर 2 है, यानी 5 गुणा 5 लिखा जाएगा। सबको गुणा करने पर 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 5 90, 90 को 5 से गुणा करेंगे 450। तो 18 9 25 का HCF 1 होगा और LCM 450 होगा। ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो। 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी LCM ज्ञात करना है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, मतलब LCM ज्ञात करना है। 2 का भाग देंगे 6, फिर 2 का भाग देंगे 3, फिर 3 का भाग देंगे 1। 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 15 में 3 का भाग देंगे 5, 5 में 5 का भाग देंगे 1। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3, और 15 के हो गए
3 गुणा 5। हमें ज्ञात करना है सबसे छोटी संख्या यानी एलसीएम ज्ञात करना है। तो 2 यहाँ पर 2 बार है तो 2 बार आ जाएगा। 3 इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार है तो 1 बार आ जाएगा। 5 भी आ जाएगा। तो 5 दिए 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। तो 12 और 15 को पूर्णतः विभाजित करने वाली 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या 60 हो गई। छठे सवाल में ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 12 और 15 को पूर्णतः विभाजित कर दे। 12 और 15 को पूर्णतः विभाजित करने वाली वो बड़ी से बड़ी संख्या HCF होगी। यानी 12 और 15 का एलसीएम ज्ञात करना है तो कॉमन गुणनखंड देखना है क्या है। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है तो 3 आएगा। तो 12 और 15 को पूर्णतः विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या है वो 3 है। 7वां क्वेश्चन है, यदि 14 और 17 का मैस है 3x - 5 द्वारा प्रतिशत हो तो x का मान ज्ञात करना है। 14 और 17 का HCF जो है वो 3x - 5 द्वारा प्रदर्शित हो तो हमें x का मान ज्ञात करना है। देखो 14 और 17 का जो HCF है वो 1 होगा, क्योंकि 14 और 17 में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 ही है। 14 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 7, 17 के होंगे 17 गुणा 1, तो इनमें कॉमन जो गुणनखंड है वो 1 ही है। बराबर है 3x - 5। 1 - 5 बाईं तरफ जाएगा, +5 दाईं तरफ 3x, 5 और 1 6 बराबर 3x। x का मान आ जाएगा 6, 3 से भाग करेंगे तो 6 में 3 का भाग देंगे 2। x का मान है वो 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में दो संख्याओं का HCF 2 है। दो संख्याएं हैं उनका HCF 2 है और एलसीएम 12 है, और उसमें से पहली संख्या 4 है तो दूसरी संख्या बतानी है। देखो दूसरी संख्या बतानी हो तो आएगा HCF गुणा एलसीएम बटा में पहली संख्या। HCF है यहाँ पर 2 गुणा एलसीएम है 12 बटा में पहली संख्या है 4। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 दूनी 6। तो दूसरी संख्या जो है वो 6 होगी। 9वां क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद 3x² - 2x + 2 के शून्यांकों का योग और गुणनफल बराबर हो तो k का मान बताना है। ये द्विघात बहुपद है, इसमें शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल बराबर है तो हमें k का मान बताना है। हम जानते हैं कि शून्यांकों का जो योग होता है वो -b/a होता है और शून्यांकों का गुणनफल c/a होता है। a से a कट जाएगा। x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और अचर पद c होता है। तो -b यहाँ पर है -2k, जो x के गुणा में है वो b है -2k, c है 2, माइनस प्लस 2k बराबर 2, तो k का मान होगा 2 और ये 2 भाग में जाएगा तो 2/2 यानी 2 में 2 का भाग देने पर 1, k का मान 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः 4 और 5 है। शून्यांकों का जो योग है वो 4 है और शून्यांकों का गुणनफल है वो 5 है। तो द्विघात बहुपद बताना है। तो द्विघात बहुपद होता है x² माइनस शून्यांकों का योग, x² माइनस शून्यांकों का योग 4, साथ में x प्लस आता है शून्यांकों का गुणनफल जो कि 5 है। तो x² - 4x + 5 ये द्विघात बहुपद होगा। अगले क्वेश्चन में 11वें में यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और 5 है, शून्यक दे रखे हैं, पहला शून्यक है 4 और दूसरा शून्यक है 5, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद होता है x² माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग लिखना है 4 + 5, इनका योग करना है, साथ में x प्लस लिखना है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल 4 गुणा 5, ये शून्यक है 4 और 5, तो यहाँ योग आएगा 4 और 5 9 और यहाँ गुण आएगा 4 5 20। तो ये द्विघात बहुपद है 4 और 5 9, x² - 9x + 4 5 20। शून्यक दिए हुए हैं तो उनका योग करके लिखना है और यहाँ गुणा करके लिखना है। शून्यांकों का योग और गुणा दे रखा है तो सीधा लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
यदि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल है, px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करनी है तो आपने देख के बताना है कि वो ग्राफ x अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है। जितनी बार x अक्ष को कट करेगा उतने ही शून्यक होंगे। पहले सवाल में ये x अक्ष है, इसको कहीं टच नहीं कर रहा ये ग्राफ, तो इसके शून्यकों की संख्या 0 होगी, कोई शून्यक नहीं होगा। इसमें इस x अक्ष को एक बार कट करा है यहाँ पर, तो एक शून्यक होगा। जो ग्राफ है वो x अक्ष को जितनी बार कट करेगा उतने ही शून्यक होंगे px के। यहाँ पर इस x को कितनी बार कट कर रहा है, एक यहाँ पर कट रहा है, एक यहाँ भी कट रहा है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या 2 होगी। अगला सवाल है कि समीकरण युग्म x बराबर 3 और y बराबर -2 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। यही होगा, क्योंकि x बराबर 3 अगर लाइन खींची जाए तो 1 2 3 यहाँ होगा, और y बराबर -2 नीचे की तरफ -1 -2 यहाँ होगा। तो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर x का मान 3 होगा और y का मान -1 और यहाँ -2 होगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु होगा 3, -2। अगले सवाल में रेखाओं 3x + 4y बराबर 18, x बराबर 2, इनका प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। तो x बराबर 2 है तो x की जगह 2 लिख के y का मान निकाल लो। x की जगह 2 + 4 गुणा y बराबर 18, 3 दूनी 6 + 4y बराबर 18। 6 को दाईं तरफ लाएं तो 4y बराबर 18 -6, 18 में से 6 घटाएं 12, और ये 4 भाग दें तो 4 3 12, तो x का मान 2 और y का मान 3। यही प्रतिच्छेद बिंदु होगा 2,3। 2,3 इसका प्रतिच्छेद बिंदु होगा। अगले सवाल में है कि समीकरण युग्म √2x + √5y बराबर 0 और दूसरी समीकरण √3x + √7y बराबर 0 का हल लिखिए। देखिए, अगर दोनों समीकरण में अचर पद नहीं है यानी 0 है तो उस समीकरण का हल है x का मान भी 0 होगा और y का मान भी 0 होगा। अगर x वाला पद है और y वाला पद है, अचर पद कुछ भी नहीं है, 0 है दोनों समीकरण में, तो उसका हल क्या होगा, x बराबर 0 और y बराबर भी 0 हो। आप इसको हल करके देखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विलोपन विधि से करें तो x का विलोपन करने के लिए इसको √3 से गुणा करना पड़ेगा और इसको √2 से गुणा करना पड़ेगा। ऐसा करने पर √3 गुणा √3 √6x प्लस √3 गुणा √5 √15y बराबर 0, और √2 से गुणा करेंगे तो √6x प्लस √14y बराबर 0। घटाएंगे तो √6x से √6x कट जाएगा, √15y माइनस √14y बराबर 0। y बराबर 0 के लिए ही सत्य होगा। वर्ग करने, दोनों साइड वर्ग करके इसको हल कर लेंगे। दूसरा अगला सवाल है कि समीकरण युग्म px + 2y बराबर 12 और 4x - qy बराबर 5 का प्रतिच्छेद बिंदु 2,3 है, तो p और q का मान बताना है। ये 2,3 प्रतिच्छेद बिंदु मतलब इसके ऊपर भी है, इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर भी है, यानी आप x की जगह 2 और y की जगह 3 लिखेंगे इस समीकरण में तो p का मान आ जाएगा। इसमें x की जगह 2 और y की जगह 3 लिखेंगे तो q का मान आ जाएगा। तो p गुणा x की जगह लिखना है आपको 2 प्लस 2 गुणा y की जगह लिखना है आपको 3 बराबर 12, 2 3 6 और प्लस 6 दाईं तरफ लाएंगे तो -6, तो 12 - 6 बाईं तरफ बचेगा 2p, 12 में से 6 घटाएंगे 6, और p 2 गुणा में यहाँ आएगा 2 भाग में, तो p का मान आ जाएगा 6 में 2 का भाग देने पर 3, और यही पॉइंट अगर इस लाइन के ऊपर रखें तो q का मान मिल जाएगा 4 गुणा x की जगह 2 माइनस q गुणा y की जगह 3 बराबर 5, तो 4 दूनी 8 माइनस 3q बराबर 5। 8 को इधर लाएंगे दाईं तरफ तो -3q बराबर 5 - 8, 5 में से 8 घटाएंगे तो -3, और q बराबर आएगा -3 में -3 का भाग देंगे तो q का मान आ जाएगा +1, तो p का मान 3 और q का मान 1 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 4y बराबर 16 के हलों की संख्या बतानी है कि कितने हल होंगे। तो आपने a1 बटा a2 का मान निकालना है और b1 बटा b2 का मान निकालना है और c1 बटा c2 का भी मान निकालना है। तो आपको पता है ये a1 है, ये a2 है, ये b1 b2 और ये c1 c2। तो a1 हो गया 1 बटा में a2 हो गया 2, b1 हो गया 2 बटा में b2 हो गया 4, यानी 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। c1 हो गया 8 बटा में c2 हो गया 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो ये 1 बटा 2, ये 1 बटा 2, ये 1 बटा 2। तो हम देख रहे हैं कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, तीनों अनुपात बराबर है। उस स्थिति में ये जो दोनों रेखाएं हैं वो संपाती होती है, वो संपाती होती है और इसके जो हल होते हैं वो अनंत हल होते हैं। हल जो है वो अनंत हल होते हैं। अगर ये दोनों बराबर ना हो तो अद्वितीय हल होता है और रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। अगर ये दो बराबर है और ये बराबर नहीं है तो दोनों रेखाएं समांतर होती है और उनके कोई हल नहीं होता। इस केस में तीनों बराबर है तो रेखाएं संपाती होगी और अनंत हल होगा। अगले क्वेश्चन में है 2 किलो सेब और 3 किलो केले का मूल्य 400 रुपये है, जबकि 3 केले सेब और 4 किलो केले का मूल्य 600 रुपये है। बीजगणित रूप में लिखना है। तो मान लेते हैं हम 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये है और एक चीज़ यहाँ पर केले भी हैं, तो 1 किलो केले का मूल्य है y रुपये। तो पहली समीकरण बनेगी 2 किलो सेब, 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये है तो 2 किलो सेब का मूल्य 2x होगा। फिर है 3 किलो केले, 1 केले का मूल्य y रुपये है तो 3 किलो केले का मूल्य 3y रुपये। 1 किलो केले का मूल्य y रुपये है तो 3 किलो केले का मूल्य 3y। इन दोनों का जो जोड़ है वो बराबर है 400 रुपये। ये बनेगी समीकरण 1। ये बीजगणित रूप हो गया। इसी तरीके से 3 किलो सेब, 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये है तो 3 किलो सेब का मूल्य 3x होगा। और 4 किलो केले, 1 किलो केले का मूल्य y रुपये है तो 4 किलो केले का मूल्य 4y रुपये होगा। और दोनों का जो जोड़ है 3x प्लस 4y बराबर कुल कितने रुपये है 600 रुपये। ये दूसरी समीकरण, दूसरी स्थिति को बीजगणितीय रूप में लिखेंगे तो 3x प्लस 4y बराबर 600। 19वें सवाल में है x का समीकरण लिखना है। देखो अगर आपको x का समीकरण लिखना है तो x का समीकरण होता है y बराबर 0, y बराबर 0 x का समीकरण होता है। अगर आपको y का समीकरण लिखना है तो वो होता है x बराबर 0, x का समीकरण y बराबर 0, x का समीकरण y का समीकरण x बराबर 0। अगले क्वेश्चन में है 7x माइनस 4y बराबर 8, 7x माइनस 4y बराबर 8 का आलेख y को काटता है। इसका जो आलेख है y को काट रहा है। अब देखो अगर y को काट रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि उस पॉइंट का y निर्देशांक 0 होगा। इस समीकरण का आलेख जो है वो y को काट रहा है, तो y को काट रहा है तो x 0 होगा, x निर्देशांक 0 होगा और y निर्देशांक हम मान लेते हैं y होगा। तो ये वो पॉइंट होगा 0, y। हमें अब y का मान बताना है तो x की जगह 0 लिखेंगे, तो 7 गुणा x की जगह 0 लिखेंगे माइनस 4y बराबर 8। 7 गुणा 0 0 हो गया, y का मान आएगा 8 माइनस 4 गुणा में भाग में चला जाएगा, 8 को माइनस 4 से भाग देंगे तो y का मान -2 आ जाएगा। तो यानी इस आलेख को जो y पर काट रहा है तो वो पॉइंट जो होगा x का मान 0 होगा और y का मान -2 होगा। क्योंकि y को काटता है तो x निर्देशांक 0 होता है y के ऊपर, y निर्देशांक y मान लेंगे। अगर ये x को काटेगा, अगर ये आलेख x को काटता है तो वो पॉइंट x, 0 होगा, यानी y निर्देशांक वहाँ पर 0 होगा और x का मान निकाल लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष 5, -4 और -3, 2 है तो इसके विकिरण की लंबाई बतानी है। वर्ग के विकिरण की जो लंबाई होती है वो वर्ग के सम्मुख शीर्षों के बीच की दूरी ही तो विकिरण होता है। आमने सामने की कोने के शीर्ष ये हैं तो इन दोनों के बीच की दूरी ही विकिरण की लंबाई होगी।
और हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1 है, ये y1 है, इधर x2 y2 है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात विकिरण की जो लंबाई होगी वो x2 हो गया -3 माइनस x1 हो गया 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 2 माइनस y1 हो गया -4 इसका होल स्क्वायर। तो -3 और -5 -8 का स्क्वायर हो गया और ये आएगा 2 माइनस माइनस प्लस 4 आएगा 2 + 4 का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 -8 का स्क्वायर भी 64 2 और 4 6 6 का स्क्वायर 36 64 और 36 को अगर जोड़ा जाए तो 100 और 100 का अंडर रूट 10। तो इस वर्ग के विकिरण की लंबाई होगी 10 इकाई। अगले सवाल में है कि एक रेखाखंड का एक सिरा 5, -4 है और मध्य बिंदु 6, 3 है, तो दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का x निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है x1 + x2 बटा में 2 और y निर्देशांक का सूत्र होता है y1 + y2 बटा 2। x जो है वो मध्य बिंदु का x निर्देशांक है जो कि यहाँ पर 6 है। x1 इस तरफ का x निर्देशांक 5, x2 इधर वाले पॉइंट का x निर्देशांक जो कि x है बटा में 2। 5 + x को 1 से गुणा करेंगे 5 + x 6 दूनी 12, तो x निर्देशांक आ गया 12 + 5 इधर आकर -5 12 - 7, तो ये निर्देशांक 7 है। y निर्देशांक मध्य बिंदु का y निर्देशांक यहाँ पर 3 है, y1 इस कोने का y निर्देशांक -4, y2 इस तरफ वाला y निर्देशांक y बटा में 2 -4 + y को 1 से गुणा करेंगे -4 + y 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 y बराबर 6 -4 दाईं तरफ आएगा +4 6 और 4 10, तो दूसरे सिरे का निर्देशांक हो गया 7,10 7,10 दूसरे सिरे के निर्देशांक। अगले सवाल में है दो बिंदुओं 3 cos थीटा, 0 और 0, -3 sin थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये पॉइंट मान लेते हैं P है और ये Q है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी PQ ज्ञात करेंगे। अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये x1 है, इधर ये y1 है, इस पॉइंट का x निर्देशांक x2 है और y बड़ा y2 है, तो x2 हो गया 0 माइनस x1 है 3 cos थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है यहाँ पर -3 sin थीटा माइनस y1 है यहाँ पर 0, ऊपर अंडर रूट 0 में से ये घटाएंगे तो ये -3 cos थीटा आएगा, फिर उसका स्क्वायर करना है -3 sin थीटा -0 तो -3 sin थीटा बचेगा, इसका भी स्क्वायर करना है, ऊपर है अंडर रूट -3 का स्क्वायर करेंगे 3 × 3 9 प्लस का, और कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस -3 का स्क्वायर करेंगे 3 × 3 9 और साइन का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर अंडर रूट 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसमें 9 कॉमन लिया तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर अंडर रूट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो अंडर रूट के अंदर आएगा 9 × 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण 9 एकम 9 और 9 का अंडर रूट वर्गमूल जो है वो 3 होता है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 3 इकाई होगी। सवाल नंबर 24, कोस थीटा को साइन के पदों में व्यक्त कीजिए। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण पहली वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमें यहाँ पर कोस को साइन के पद में लिखना है, तो कोस को बाईं तरफ लिखेंगे और दाईं तरफ साइन वाला पद लिखेंगे, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर दाईं तरफ आएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस को लिखना है साइन के पद में, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, तो कोस स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो कोस थीटा, इधर वर्गमूल लेंगे तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने कोस थीटा को लिखा है साइन के पद में, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगले सवाल में टेन थीटा को लिखना है कोस के पद में, टेन थीटा को लिखना है कोस के पद में। हम जानते हैं कि टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा, टेन थीटा होता है साइन बटा कोस, साइन थीटा बटा कोस थीटा। इसको हमें लिखना है कोस के पद में, तो इसका मतलब साइन को चेंज करना है, साइन को चेंज करेंगे। जैसे कोस थीटा होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
वैसे ही साइन थीटा होगा, अगर साइन स्क्वायर को बाईं तरफ लिखें तो साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 प्लस कोस स्क्वायर दाईं तरफ जाएगा तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो साइन थीटा बराबर आएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये लिख देंगे साइन की जगह √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और बट्टा में है कोस थीटा। तो ये हमने टेन थीटा को लिख दिया कोस के पद में √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बट्टा में कोस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि साइन 60 कोस 30 प्लस कोस 60 साइन 30 का मान ज्ञात करना है। साइन 60 का मान होता है √3/2 गुणा में कोस 30 का मान होता है √3/2 बराबर प्लस कोस 60 का मान होता है 1/2 गुणा में साइन 30 का मान होता है 1/2। इनके बीच में गुणा का निशान है। √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 बट्टा में 2 दूनी 4 प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 बट्टा में 2 दूनी 4 4 4 एलसीएम लेने पर ऊपर 3 प्लस 1 3 और 1 4 4/4 4 में 4 का भाग देने पर 1 इसका सही उत्तर होगा। धन्यवाद।